अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एके और आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स विद एके। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत पे रहे। हमारी आज की कहानी हमें दानिश भाई ने खैरपुर से भेजी है, तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम दानिश है और मैं खैरपुर के जनरल अस्पताल के एक मुर्दा खाने में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, जहां की दीवारों से हर वक्त खामोशी टपकती थी। हर वक्त खौफ और डर का माहौल कभी कभार मेरे दिल को इतना परेशान किया करता कि मैंने कई बार ये जॉब छोड़ने का सोचा, मगर मेरे हालात ने मुझे ऐसा करने की इजाजत न दी। जिस दिन मैंने वहां काम शुरू किया तो पहले दिन से ही मेरे साथ अजीबो गरीब वाकयात होना स्टार्ट हो गए। मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई मेरे पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो, या फिर दूर अंधेरे कमरे से दो चमकती हुई आंखें मुझे दिखाई देती। रात के वक्त तो ये कैफियत जरूरत से ज्यादा ही शदीद हो जाया करती थी। मेरी ड्यूटी में ये शामिल था कि मैं तमाम रात मुर्दा खाने की पेट्रोलिंग करूं। मैं जब भी हॉल कमरे से गुजरकर मुख्तलिफ कमरों में पेट्रोलिंग के लिए जाता तो मुझे किसी की सांसों की आवाज सुनाई देती, और ये आवाज इतनी क्लियर होती कि जैसे कोई मेरे कंधे पर सर रखकर सांसें ले रहा हो। नाइट शिफ्ट में मेरे साथ और भी बहुत से लोग काम किया करते, लेकिन हम सबकी ड्यूटियां अलग अलग जगहों पर थी। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सब मेरा वहम है, क्या कभी मुर्दे भी सांसें ले सकते हैं, मगर हर बार मेरा अंदाजा गलत निकला। मुझे आज भी अपनी ड्यूटी की पहली रात याद है। मुर्दा खाने का हाल बिल्कुल तारीक था। सिर्फ एक कोने में पीला सा बल्ब टिमटिमा रहा था और मैं ऊपर वाले कमरे में बैठा चाय पी रहा था जब मुझे एक हल्की सी आहट सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने आहिस्ता से दरवाजा खोला हो। मैं समझा शायद कोई स्टाफ का ही बंदा होगा, मगर जब मैं अपनी चाय खत्म करके नीचे उतरा तो वो दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद था। तमाम लाशें अपनी जगह पे बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। मैं एकदम से वापस पलटा ही था कि अचानक से मुझे एक आवाज सुनाई दी, दानिश। ये आवाज सुनकर मैं साकत हो गया। ये आवाज मेरे कानों में पड़ते ही मेरे जिस्म के तमाम बाल खड़े हो गए, क्योंकि ये आवाज मुझे मेरी पीठ के पीछे से ही सुनाई दी थी। मैंने मुड़कर फौरन पीछे की जानिब देखा। खौफ के मारे मेरे माथे से पसीना बहने लगा और मैं तेजी से ऊपर के कमरे की जानिब भागा। कमरे में पहुंचते ही मैंने जल्दी से दरवाजा बंद करके उसकी चुटकनी चढ़ा दी, मगर मुझे क्या मालूम था कि ये वाकयात अब रुकने का नाम नहीं लेंगे। मेरी ड्यूटी की अगली रात पहले की निस्बत कुछ ज्यादा ही अजीब थी। मैं आज भी रोज की तरह अपनी पेट्रोलिंग कर रहा था। मैं जैसे ही एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में लाशों के बीच पहुंचा तो मेरी नजर एक स्ट्रेचर पर पड़ी, जहां पर एक बोरी बंद लाश लेटी हुई थी। मैंने जैसे ही एक सरसरी नजर उस लाश की जानिब डाली तो मुझे उसका पांव हिलता हुआ मालूम हुआ। मैं एकदम से चौंक कर रुक गया और हैरत भरी नजरों से उसकी जानिब देखने लगा, क्योंकि अब वो लाश मेरे सामने बिल्कुल बेहिस्सो हरकत पड़ी हुई थी। नहीं, ये मेरा वहम होगा। मैं अपने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। मैंने जैसे ही कमरे से बाहर निकालने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया तो वो बोरी आहिस्ता आहिस्ता सरकती हुई स्ट्रेचर से नीचे जा गिरी। पूरे कमरे में एक जोरदार गूंज हुई। खौफ के मारे मेरा दिल उछलकर मेरे हलक में आ गया। मैंने वहां से भागना चाहा तो मुझे ऐसा लगा मेरे पांव जमीन में गड़ गए हैं। मैंने फौरन घबराते हुए टॉर्च की रोशनी उस लाश की तरफ की। वो लाश जमीन पर इस तरह साकत पड़ी हुई थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने जल्दी से हिम्मत की और बाहर की जानिब भागा। तमाम रात मैंने खौफ से कांपते हुए गुजारी, लेकिन सुबह होते ही मेरा डर कुछ कम हो गया। आज मैंने खुद को समझाया कि ये सब नजर का धोखा या मेरा वहम हो सकता है, क्योंकि मुर्दा खाने में ड्यूटी करते हुए हमारे जहन में तरह तरह के ख्यालात आ सकते हैं। अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे ये काम करना ही होगा। अगली रात तकरीबन 2 बजे के करीब मैं नीचे गया
और तमाम लाशों को चेक करने लगा। तमाम मुर्दा खाने में आज जरूरत से ज्यादा ठंड थी। जब मैं एक मेज के पास पहुंचा तो वहां एक जवान लड़की की लाश रखी गई थी, जो शायद अभी अभी लाई गई थी। मैं एक लम्हे को रोककर उस लड़की के चेहरे का जायजा लेने लगा। शायद किसी एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए जैसे ही लड़की के पास पहुंचा तो उसने एकदम से आंखें खोल दी। वो मुझे ऐसे घूर रही थी कि जैसे मुझसे कोई बात कहना चाहती हो। अगले ही लम्हे उसके जिस्म में एक हरकत हुई और उस लड़की ने अपना सर ऊपर की जानिब उठाया। ये मंजर देखते ही मैं खौफ से चीखा, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में ही अटक कर रह गई। मैंने लड़खड़ाकर दौड़ना चाहा, मगर मुंह के बल जा गिरा। खौफ के मारे मैंने मुड़कर जल्दी से पीछे की जानिब देखा तो वो लाश वैसे की वैसे ही लेटी हुई थी। ये मेरा वहम है, कोई ख्वाब या हकीकत? आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और मैं इस सब का आदी होने लगा। अब मैं ड्यूटी करने के बाद कुछ देर के लिए सो जाया करता, मगर शायद मेरी नींद भी अब मुझ पर हराम हो चुकी थी। मैं जैसे ही अपनी आंखें बंद करता तो वही चेहरे, वही लाशें अक्सर मुझे दिखाई दिया करती, और कभी कभी तो वो लाशें मेरे ख्वाब में आकर मुझसे बातें करती। दानिश, हमें दफन क्यों नहीं किया गया? क्या हमें कभी इंसाफ नहीं मिलेगा? हम तो यहाँ आकर फंस चुके हैं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज है तो इस जगह को छोड़कर चले जाओ। अब मुझे रोज बरोज कई तरह के डरावने ख्वाब नजर आते। मैं जब बहुत अरसे तक ये सब बर्दाश्त करके थक चुका तो एक रात मैंने फैसला किया कि आज कुछ भी हो जाए मैं इन सब का सच जानकर ही रहूंगा। क्या यहाँ पर वाकई कोई आसेब है या ये सब मेरा वहम है? मैं अपने स्टाफ रूम से उठकर तकरीबन रात के 2 बजे के करीब नीचे मुर्दा खाने में आ गया। मैंने जैसे ही हाल कमरे में अपना कदम रखा तो एक सर्द हवा का झोंका आया और कमरे में लगे हुए तमाम बल्ब एक साथ ही बंद हो गए। मेरी आंखों के सामने मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा गया। इससे पहले कि मैं अपनी टॉर्च की लाइट ऑन करता, पूरे मुर्दा खाने में एक औरत की खौफनाक चीख गूंज उठी। मैंने जल्दी से टॉर्च ऑन की, मगर मेरे सामने वाला मंजर मेरी जान निकाल लेने के लिए काफी था। मेरे सामने वही लड़की खड़ी हुई थी जिसका कल रात एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो अब बिल्कुल भी मुर्दा नहीं लग रही थी। उसका पूरा जिस्म खून से लथपथ था और बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी जिसे देखकर मैं कांपने लगा। दानिश, घबराओ नहीं, उसने बहुत ही आहिस्ता से मुझे मुखातिब किया। तुम्हें पता नहीं कि यहाँ क्या छुपा है। उसने अपनी उंगली से सर्द खाने की जानिब इशारा किया, मगर मेरा दिल तो अब भी खौफ के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। अब तक जो मैं सोचता आया था ये सब उसके बरक्स था। मुर्दा खाने की तरफ इशारा करने के बाद वो लड़की अचानक से गायब हो गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो मुझे कुछ बताना चाह रही हो। मैं घबराया हुआ आहिस्ता आहिस्ता मुर्दा खाने की जानिब बढ़ने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था, लेकिन चाहे जो भी हो जाए आज मैंने ये गुत्थी सुलझानी ही थी। मैं टॉर्च की लाइट जलाए हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम मुर्दा खाने की जानिब बढ़ा रहा था। अंदर पहुंचने के बाद मैंने अपनी टॉर्च की लाइट दीवारों पर डाली और इस पूरे माहौल का नोटिस लेने लगा। अचानक ही मेरी नजरें एक जगह पर ठिठक कर रह गई। एक दीवार के ऊपर अजीबो गरीब निशानात थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खींच खींच कर कुछ लिखने की कोशिश की हो। और इस इबारत के ठीक नीचे एक लाश पड़ी हुई थी जो अस्पताल के रिकॉर्ड में कहीं भी दर्ज नहीं थी। मैं एक कदम पीछे हटा और गौर से उस लाश को देखने लगा। न जाने क्यों मेरे सर को एकदम से चक्कर आने लगे और देखते ही देखते मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के एक बिस्तर पर पड़ा हुआ था और डॉक्टर्स मुझे यही बता रहे थे कि मैं बेहोश होकर गिर गया था। जब मुझे वहां से निकाला गया तो मेरा जिस्म बहुत ही सर था। ये तो खुदा का शुक्र हुआ कि दूसरी शिफ्ट के गार्ड ने मुझे देख लिया। अगर मुझे बर वक्त तिब्बी इमदाद ना दी जाती तो शायद मेरी भी मौत हो चुकी होती।
मैंने जब ये तमाम वाक़यात अपने घर वालों से शेयर किए तो उन्होंने मुझे नौकरी छोड़ने का कहा। अगली नाइट की शिफ्ट करने के बाद मैंने फौरन ही रिजाइन दे दिया, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये नौकरी छोड़ने के बाद भी मेरी जिंदगी मामूल पर नहीं आएगी। मैं जब भी सोता ख्वाबों में मुझे वही लाशें दिखाई देती। अक्सर मैं महसूस करता कि मैं मुर्दा खाने में चल रहा हूँ, या फिर वो लड़की मुझे दिखाई देती। रोज रोज के इन डरावने ख्वाबों से मैं तंग आ चुका था। मैंने सोचा कि क्यों ना ये शहर ही छोड़ दूं। लिहाजा मैं खैरपुर छोड़कर हमेशा के लिए हैदराबाद आ गया। यहाँ पहुंचते ही जल्द मुझे नौकरी भी मिल गई। एक गोदाम में मुझे नाइट गार्ड की नौकरी बड़ी आसानी से मिल गई थी। मैंने सोचा था कि शायद वक्त के साथ सब आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएगा, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त नहीं, सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। एक रात जब ड्यूटी के दौरान मैं अपनी कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था तो अचानक मेरे गोदाम की लाइट चली गई। मुझे अपने कानों में किसी के सांस लेने की आवाज महसूस हुई। दानिश, दानिश। मैं एकदम से चौंक गया। ये आवाज फिर से इस अंदाज में आई जैसे कोई बहुत ही ठंडी सांसें ले रहा हो। हम हम अभी गए नहीं दानिश। तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हारा पीछा ऐसे ही छोड़ देंगे? देखते ही देखते दानिश के कानों में कई आवाजें गूंजने लगी। सुनो, हम दफन नहीं हुए, हमें वापस ले चलो, हमें सुकून चाहिए। मेरा क्या कसूर था? दानिश को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो पागल हो जाएगा। उस मुर्दा खाने की लाशें अब भी उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार न थीं। जब सुबह हुई तो गोदाम के अमले ने दानिश को फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ पाया, जबकि फर्श की मिट्टी पर जा बजा नाखूनों के निशान और काले धब्बे मौजूद थे। इन सब बातों से तंग आकर दानिश ने अब दिल में फैसला कर ही लिया था कि अब भागने का कोई फायदा नहीं, उसे हर हाल में वापस जाना ही होगा। खैरपुर के उसी मुर्दा खाने में जहां ये सब कुछ शुरू हुआ था। आखिर कोई तो बात है। वहां पहुंचने पर दानिश को पता चला कि इस मुर्दा खाने से कुछ अरसा पहले एक लाश गायब हो गई थी। रिकॉर्ड में ना तो उसका नाम था और ना ही शनाख्त दर्ज थी। और ये उसी रात का वाकया है कि जिस रात तुम वहां बेहोश हो गए थे। दानिश के इसरार पर उसे वही कमरा फिर से दिखाया गया। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो एक ठंडी आह ने उसका इस्तकबाल किया। कमरे की लाइट खुद ब खुद ऑफ हो गई और एक जोरदार आवाज के साथ मुर्दा खाने का दरवाजा खुद ब खुद ही बंद हो गया। इससे पहले कि दानिश कोई हरकत करता, एकदम से लाइट वापस आ गई। अब इस मुर्दा खाने में जा बजा लाशें चल रही थी। कोई दरवाजे पर नाखून मार रहा था तो कोई दर्द से कराह रहा था। फिर एक काला साया बिल्कुल दानिश के सामने आकर खड़ा हो गया। ये वही लड़की थी, लेकिन अब की बार उसकी आंखों से खून बह रहा था। दानिश, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। इतना कहकर उस लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और दानिश की गर्दन जोर से पकड़ ली। दानिश के मुंह से निकलती हुई चीख उसके गले में ही दब गई। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों के नाखून दानिश की गर्दन में घुसा रही थी, जबकि दानिश दर्द के मारे ठीक से चिल्ला भी ना पा रहा था। इसी लम्हे मुर्दा खाने का दरवाजा खुला और उस लड़की ने घबराकर दानिश की गर्दन छोड़ दी। वो बेहोश होकर जमीन पर जा गिरा। उस रात के बाद दानिश ने वो शहर, नौकरी और सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। वो अब पहाड़ों के बीचों बीच एक छोटे से दरगाह के करीब अपनी खामोश सी जिंदगी गुजार रहा है। डॉक्टरों ने उसे जहनी तौर पर पागल करार दे दिया है। आज भी जब कोई रात बहुत खामोश होती है और हवा साकिन हो तो दानिश को ये माहौल बहुत अच्छा लगता है। शायद आज वो खुद को उन मुर्दा लोगों जैसा ही समझने लगा है। किसी की आंखें आज भी उसे देख रही हैं। गांव के आसपास के लोग उसे बावला और पागल कहते हैं, लेकिन दानिश के दिल में अब भी वही खौफ और डर मौजूद है। वो गलियों में दीवाना वार फिरता और कभी कभी अपने बाल भी खींचता है। घर वालों ने दानिश का बहुत इलाज कराया, मगर आज भी उससे मुर्दा खाने की सर्द दीवारें
और वो काली आंखें नजर आती हैं जो चीख चीख कर दानिश से इंसाफ मांगती हैं। आखिर इस बेगुनाह को किस बात की सजा मिल रही थी? फिर खुदा की करनी ऐसी हुई कि एक दिन गांव में एक पीर साहब आए। उन्होंने दानिश को देखते ही उसे पकड़ लिया। बेटे, तुम्हें कुछ नजर आता है या कभी तुमने कुछ देखा या सुना है? तुम पागल हरगिज नहीं, तुम तो चुने हुए हो। अरे पीर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो पागल हूँ। दानिश का ये जवाब सुनकर पीर साहब मुस्कुरा दिए। मेरे बेटे, तुम पागल नहीं हो। ये जो आवाजें तुम सुनते हो, ये जो साए तुम्हें नजर आते हैं, वो मुर्दे नहीं, ये वो रूहें हैं जो सुकून की तलाश में हैं और तुम उनके दरवाजे पर खड़े हो। कुछ लोग उन्हें देख सकते हैं और तुम उन्हीं लोगों में से हो। ये तुम्हारा पागलपन नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत और तुम्हारी आजमाइश है। पता नहीं पीर साहब, ये सब क्या है। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि मैं उन्हें आराम देना चाहता हूँ। मगर मैं खुद भी खौफजदा हूँ कि आखिर इस सब से अपनी जान कैसे छुड़ाऊं। देखो बेटा, तुम्हें उन सब के लिए दुआ करनी होगी, और सबसे बेहतर दुआ यह है कि तुम कुरान करीम की तिलावत किया करो। ऐसा करना तुम्हारे अलावा उन रूहों को भी सुकून देगा। दानिश ने फैसला किया कि आज रात वो मुर्दे खाने में वापस जाएगा। तमाम दिन उसने कुरान पाक की तिलावत की और उन मरे हुए लोगों की रूहों को बख्श दिया। रात को जब वो मुर्दा खाना पहुंचा तो वहां का मंजर बिल्कुल तब्दील था। वहां मौजूद लाशें खुद ब खुद हिल रही थी, मगर खौफ के बजाय शुक्रगुजारी के आसार के साथ। दानिश, तुमने हमारी रूह को सुकून दिया, अब हम जा सकते हैं। ये मंजर देखकर दानिश की आंखों से आंसू निकल आए और वो आहिस्तगी से बाहर आ गया। वो रोज की बुनियाद पर उन रूहों के लिए कुरान खानी करता और मुख्तलिफ किस्म की खैरात किया करता। वक्त के साथ साथ उसे नजर आने वाले ख्वाबों में कमी आ गई और वो आवाजें भी मात पड़ गई। आज दानिश एक गांव में एक सेहतमंद इंसान की हैसियत से जिंदगी गुजार रहा है। कल तक जो लोग उसे जहनी मरीज समझते थे, आज उसे पीर मानते हैं। बाज काम ऐसे होते हैं जिनके लिए अल्लाह अपने खास बंदों को ही चुनता है, और बाज लोगों को समझने के लिए दिल और ईमान जैसी चीजें अता करता है। प्यारे दोस्तों, क्या आप समझते हैं कि मुर्दे वाकई सुकून के लिए हमें पुकार सकते हैं, या फिर हम उनके गुनाहों का कफारा अदा कर सकते हैं? आप इस बारे में क्या सोच रखते हैं? अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।